इस क्वेश्चन में देखते हैं, आपको एक डिटरमिनेंट दे रखी है और उसमें जो अंदर इनपुट दे रखे हैं वो आपको लॉग में दे रखे हैं, ठीक है। तो और ये लॉग का स्पेशली क्या करना है, लॉग के कुछ फॉर्मूलेज वगैरह होते हैं, उनकी भी जो पावर्स बनती हैं इनपुट की या बेस की, उनको पावर को कैसे बाहर लाते हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं 1, बी आपको ऑप्शन दे रखा है 2 ऑफ log 3 एंड सी ऑप्शन आपको दे रखा है 15/2 एंड डी ऑप्शन आपको दे रखा है 5। ये आपको सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे log जो 3 है उसको आप प्राइम फैक्टराइज ज़्यादा नहीं कर सकते हो। 512 दिस इज़ फैक्टराइज एज 2 की पावर 9 एंड दिस इज़ फैक्टराइज एज 4 2 की पावर 2 और जो इसका इनपुट 3 3 रहेगा और यहाँ पर इसका जो बेस है वो उतना ही रहेगा और 8 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 और यहाँ पर लिख सकते हैं log 2 की पावर 2 बेस को और 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। यहाँ पहुँच गए। यहाँ के बाद इसकी जो 2 की पावर 9 है वो पावर आगे आ जाएगी, log 3 2 बचेगा और यहाँ पे 2 की पावर 2 बेस की पावर जब बाहर आती है वो 1/, में आती है। यहाँ पर ये पावर 3 ऐसे आ जाएगा, log 3 2 और यहाँ पर ये 2 इसकी पावर 2 इसकी पावर 2/2, यहाँ पे बेस 2 और इनपुट 3। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ। तो 2 बन जाए, ये तो काट दीजिए, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9 बेस, यहाँ पे बेस 3 है इनपुट 2 है, यहाँ पे बेस 2 है और इनपुट 3 है, तो इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वो हो जाएगा 1, ठीक है। क्योंकि इसको आप जब लिखेंगे 1/, में लिखेंगे तो इसका बेस और इनपुट आपस में चेंज हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर का पार्ट हो जाएगा, ये न्यूमरेटर का पार्ट हो जाएगा और ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ से आपको कितना मिला, केवल 9 माइनस दिस इंटू दिस, ये log 2 3 है, ये 3 2 है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, 1 हो जाएगा यहाँ से और ये 3 और 1/2 का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3/2। क्लियर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 में से 3 गया 15 डिवाइडेड बाई 2, ऑप्शन नंबर सी। इसमें दिया हुआ है देयर आर 120 स्टूडेंट्स, कहीं पर आपके 120 स्टूडेंट्स हैं, 5% ऑफ देम प्ले ऑल 3 गेम्स क्रिकेट, कैरम एंड चेस। 120 स्टूडेंट्स में से 5% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि तीनों गेम खेलते हैं, क्रिकेट, कैरम और चेस। फिर क्या कह रहे हैं, एंड देयर आर 30 सच स्टूडेंट्स हु एग्जैक्टली प्ले 2 ऑफ 3 गेम्स। एग्जैक्टली ये वर्ड थोड़ा सा ध्यान देने लायक है। एग्जैक्टली का मतलब यदि क्रिकेट और कैरम खेल रहे हैं तो चेस नहीं खेलेंगे, यदि कैरम चेस खेल रहे हैं तो क्रिकेट नहीं खेलेंगे और क्रिकेट चेस खेल रहे हैं तो कैरम नहीं खेलेंगे। तो ऐसे जो बच्चे हैं वो उनकी संख्या है 30। आगे क्या करें, 40 स्टूडेंट्स प्ले ओनली क्रिकेट, मतलब कि 40 बच्चे ऐसे हैं जो केवल क्रिकेट खेलते हैं, मतलब उसके अलावा जैसे कोई क्रिकेट और कैरम यदि खेल रहा है तो मुझे वो बच्चे काउंट नहीं करने हैं, ठीक है। जो केवल क्रिकेट खेल रहे हैं वो बस केवल उन्हीं को काउंट करना है, ठीक है। जैसे कोई बच्चा क्रिकेट और कैरम खेल रहा है तो उसको काउंट नहीं करना है, क्रिकेट और चेस खेल रहा है उसको भी काउंट नहीं करना है। यदि क्रिकेट के साथ साथ वो कैरम और चेस दोनों खेल रहा है तो उनको भी काउंट नहीं करना है, केवल वो बच्चे काउंट करने हैं 40 के अंदर जो केवल और केवल क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एग्जैक्टली और ओनली वर्ड थोड़े से डेंजरस होते हैं सेट थ्योरी में और ये बड़ा ध्यान देने वाली बात होती है, ठीक है। आगे इसका क्या करते हैं, इसका एक फिगर बनाते हैं। फिगर हम इस तरह से कुछ बना लेते हैं। ये सपोज हमारा क्रिकेट के लिए है, ये वाला सपोज दूसरा हमारा कैरम के लिए कर लेता हूँ और एक फिगर और बना लेता हूँ और ये है हमारा चेस के लिए, ठीक है। इसमें जितना भी डेटा है पहले लिखने की कोशिश कर लेते हैं। टोटल हमारे जो इन तीनों के जो टोटल जो सम आएगा, इसमें जो भी आएगा वो टोटल कितना होना चाहिए, 120 स्टूडेंट्स हमारे, ठीक है। उसमें 5% प्ले ऑल, तो प्ले ऑल जो ये वाला रीजन आपको दिख रहा है ये तीनों में ही, इस वाले पार्ट के लिए ये वाला रीजन इसमें भी आ रहा है, ये वाला रीजन इसमें भी आ रहा है, तो ये 5% लोग हैं। अच्छा, दूसरा क्या रखा है कि और कहीं भी परसेंटेज की बात नहीं हो रही, केवल इसी पार्ट में परसेंटेज की बात हो रही है। तो ऐसा करते हैं 120 का हम 5% निकाल लेते हैं। तो 120 का 5% कैसे निकालेंगे, 125/100। यदि इसको हम सॉल्व कर लें तो दिस 5 2 जा एंड इक्वल टू 6। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो टोटल आएगी 5% इक्वल टू 6, ठीक है। छोटा सा मैंने लिख दिया है। यहाँ पे टोटल 6 बच्चे हैं। अब इसके बाद कह रहा है कि जो 30 बच्चे हैं एग्जैक्टली 2 ऑफ देम, ठीक है। तो जैसे कि मान लो सपोज ये वाला जो एरिया है केवल इतना पार्ट, ये हल्का सर्कल में डॉट डॉट करने चाह रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है ये केवल ऐसे बच्चे हैं जो क्रिकेट और कैरम खेलते हैं। यदि मैं इसकी बात करूँ
तो ये वाले इतना जो पार्ट है वो कैरम और चेस खेलेंगे, और ये वाला जो पार्ट है वो केवल क्रिकेट और चेस खेलेंगे। ठीक है, तो इन तीनों के सम किया जाए वो 30 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सपोज x1, सपोज x2, सपोज x3। तो यहाँ पर x1 प्लस x2 प्लस x3 इनका जो सम है वो 30 है। यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं कि 40 स्टूडेंट्स प्ले ओनली क्रिकेट। प्ले ओनली क्रिकेट, ये वाला जो पार्ट है ये केवल प्ले ओनली क्रिकेट वाला है। ठीक है, केवल इतने पार्ट में जो आपको वाइट ये वाला दिख रहा है, मतलब कि यहाँ वाला ये जो रीजन है ये वाला केवल 40 स्टूडेंट्स है। ठीक है, इसमें ये इन तीनों में से कोई भी इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब क्या कर लेते हैं, सपोज ये x1 x2 ऐसे करके ले लिया था, कोई बात नहीं। अब मुझे आगे निकालना क्या है ये चीज़ आप देख लीजिए। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले कैरम एलोन, कैरम एलोन मतलब ये वाला रीजन। ठीक है, और चेस एलोन, तो चेस एलोन ये वाला रीजन। यहाँ पे और वर्ड लगा हुआ है, तो इन दोनों की जो संख्याएं हैं उनको ऐड करके मुझे बताना होगा। ठीक है, तो सपोज ये इसकी हम वैल्यू मान लेते हैं p और इसकी मान लेते हैं q। तो आपको जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है p प्लस q की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने देखो, यदि इन सब का सम यदि किया जाए वो टोटल कितना आना चाहिए 120। इन सब का सम यदि कर लेते हैं तो हमारे पास है क्या क्या, ये हमारे पास 40 है, हमारे पास ये वाला 6 है, ये चीज़ हो गई, और x1 x2 x3 है, x1 प्लस x2 प्लस x3 है, और हमारे पास p और q भी है, p प्लस q, इसका सम कितना आना चाहिए 120। तो जिसमें कि x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कहाँ गया हमारे पास, ये ऊपर ही लिखा हुआ है 30 है। तो अब इनको ऐड कर लेते हैं, 40 और 30 हो गया हमारे पास 70, 76। तो 76 उधर यदि घटा दिया जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, p प्लस q 120 प्लस 76 माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास कितना बचा, 80 और 40 होता है, ये 44 हो गया। ठीक है, तो 44 हमारा आंसर आया। तो यहाँ पे 44 ऑप्शन में दिया हुआ है, 44 हमारा सही हो गया। यहाँ पर इस क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़िए और फिगर में एक एक चीज़ लिखने की कोशिश करें। जब तक आप फिगर अच्छे से नहीं बना पाएंगे तो ये क्वेश्चन हमेशा ही कठिन होते हैं। आप फार्मूले बेस, काफ़ी मोस्टली टीचर जो होते हैं वो फार्मूले बेस कराते हैं, तो फार्मूले इसके आपको कई याद करने पड़ेंगे और वो थोड़े से टफ होते हैं, उनको यूज करना। तो बेटर है कि आप फिगर जितना अच्छा बनाएंगे तो फिगर की एक एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, कौन एरिया किसके लिए बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप एक बार फिर से देख लीजिए, ये जो बिल्कुल मिडिल में पार्ट है ये ऑल 3 के लिए होता है। ठीक है, जैसे कि 5% ऑफ देम प्ले ऑल 3 गेम्स, ये तीनों के लिए होता है। यदि हम केवल इतने पार्ट की बात करें, ये एग्जैक्टली 2 पार्ट बोला जाता है, ये वाला एग्जैक्टली 2 होता है, ये एग्जैक्टली 2 होता है, ये एग्जैक्टली 2 होता है, राइट। और यदि मैं इसकी बात करूँ, जैसे कि मान लो इतना पार्ट, अब ये देख रहे हैं ये वाला पार्ट, इतने की पार्ट की बात करूँ तो ये है प्ले चेस एंड कैरम। ठीक है, बोथ चेस एंड कैरम बोथ, तो ये दोनों ही गेम खेल रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि क्रिकेट का भी कुछ पार्ट जुड़ा हुआ है, तो हम क्रिकेट को इग्नोर मार रहे हैं इस टाइम। ठीक है, भले ही क्रिकेट जुड़ा हुआ है लेकिन वहाँ पे इग्नोर मार रहे हैं। अब ये बोलना कि केवल ओनली प्ले कैरम एंड चेस, जैसे कि इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ था, तो केवल हम इतने की बात करेंगे। ठीक है, तब हम पूरे की बात नहीं करेंगे। तो ऐसे और चीज़ों में देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे पी की बात हो रही है, पी की जो ये वाला केवल इतना रीजन है, यदि इसको देख रहे होंगे तो ये बोला जाएगा प्ले ओनली कैरम, प्ले ओनली चेस, प्ले ओनली क्रिकेट। ठीक है, और अच्छा ओनली वर्ड यदि हटा देते हैं प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट में तो ये इतना सारा आ जाएगा 40 x1 और ये 6 और ये x3, इन सबको जोड़ दिया जाएगा तब क्रिकेट आएगा। ठीक है, और क्रिकेट साथ जैसे एलोन या ओनली वर्ड जुड़ जाता है तो ये वाला पार्ट हट जाएगा, केवल ये बचेगा। ऐसे कैरम के साथ ओनली या एलोन वर्ड आ जाएगा तो ये तीनों पार्ट हट जाएंगे, केवल इसकी बात करेंगे। और ओनली यदि हट जाएगा, ठीक है, ओनली लग जाएगा तो केवल ये रह जाता है, ओनली लग जाता है वो सॉरी हट जाएगा तो फिर इन सबको इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही थोड़ा सा एक एक वर्ड ध्यान देने वाली बात है। तो हर चीज़ को यदि आप समझेंगे तो आप जल्दी से जल्दी इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और आंसर इससे अधिकतर बिल्कुल सही आते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। एक कर्व आपको दे रखा है y = 2x² + 3 sin x एट x = 0। ठीक है, आपको एक कोई कर्व है, जैसे सपोज ये मान लो इस तरह से कर्व बना हुआ है। ठीक है, और यदि ऐसे देखा जाए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं x = 0 आपको कहाँ मिलता है, x = 0 इस लाइन पे मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है, तो यहाँ पे 0 तो पता है लेकिन आपको y की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, मैंने एक जनरली बना दिया। तो इस वाले पॉइंट पे आपको नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले नॉर्मल को बात समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट क्या होता है जानते हैं आप, सिंगल पॉइंट को टच करते हुए एक स्पर्श रेखा होती है। तो जो टेंजेंट बनेगा
उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन वहीं पे खींचते हैं जहाँ पर पॉइंट है, ठीक है। तो वो परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो कहलाएगी आपकी नॉर्मल की इक्वेशन, ठीक है। केवल समझने के लिए है, आप ये बाई एक्सिस समझ रहे होंगे, ये बाई एक्सिस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे टेंजेंट वर्क करता है और कैसे नॉर्मल वर्क करता है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जिस पॉइंट पर आप काम करना चाहते हैं तो वहाँ पे x और y की दोनों को वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे बात कर रहे हैं, y तो नहीं दिया हुआ है, तो क्या करें x इक्वल टू 0 यदि मैं इसमें पुट कर लूँ तो y की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। तो पुट कर लेता हूँ, तो y इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो ये भी 0 हो जाएगा, और 3 sin x ये भी 0 है। तो कुल मिलाकर y इक्वल टू 0, कब x इक्वल टू 0 पे। तो आपका जो पॉइंट है तो वो पॉइंट है आपका 0,0। तो 0,0 पे आपको एक नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टेंजेंट की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट होगी। वहाँ पर टेंजेंट की इक्वेशन होगी बाई माइनस बाई 1, और इधर लिखते हैं x माइनस x1, और यहाँ पर जो स्लोप लिखा जाता है वो dy अपॉन dx, मतलब जिस लाइन के आप स्लोप निकालना चाहते हो उस लाइन का स्लोप, जिस लाइन की इक्वेशन निकालना चाहते हो उसका स्लोप लिखा जाता है। तो यदि आप टेंजेंट की इक्वेशन निकालना चाहते हो तो टेंजेंट का स्लोप लिखा जाएगा, यदि आप नॉर्मल की इक्वेशन का निकालना चाहते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्मल की इक्वेशन का, ठीक है। तो नॉर्मल, ये टेंजेंट और नॉर्मल आपस में कितने डिग्री बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। तो वहाँ पर आप कॉन्सेप्ट जानते होगे कि m1 और m2 का जो मल्टीप्लाई होता है कितना होता है, -1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यदि सपोज ये dy अपॉन dx, ठीक है, ये स्लोप है, तो यहाँ से m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का dx अपॉन dy। तो ऐसे ही कर लेते हैं। तो यदि नॉर्मल की इक्वेशन मुझे फाइंड आउट करनी होगी तो मैं क्या कर लूँगा, बाई माइनस बाई 1 इक्वल टू यहाँ पे x माइनस x1 माइनस dx अपॉन dy, और ये कहाँ पे निकाला जाएगा, एट द पॉइंट p के आपका 0,0, ठीक है। इतना काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपको y इक्वल टू दे रखा था, y इक्वल टू दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 3 ऑफ साइन x, तो इसका dy अपॉन dx पहले निकाल लेते हैं, इसको उल्टा कर लेंगे हम। dy अपॉन dx जो आएगा वो आएगा हमारा 4x प्लस 3 cos ax, इतना हो गया। अब क्या कर लेते हैं, यहीं से आप dx अपॉन dy निकाल लीजिए। तो dx अपॉन dy क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 4x प्लस 3 ऑफ cos x, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 0,0 इसमें पुट कर लिया जाए, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन 4 इंटू 0, 0 हो जाएगा, प्लस cos 0 हमारा 1 होता है तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के हमारा आ गया 1/3। तो यहाँ पे कितना पुट कर दिया जाएगा, ये माइनस का साइन है तो माइनस का 1/3, और बाई माइनस बाई 1 कितना आपका 0 इक्वल टू माइनस 1/3, और x1 कितना हमारा 0, 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3 हो जाएगा, माइनस का x वो भी इधर ले आता हूँ तो ये प्लस का x हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये किस ऑप्शन में आपके लिए अवेलेबल है, 3y प्लस x, 3y प्लस x ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ भी रीजनिंग पूछी जाती है उसका सबसे फेवरेट क्वेश्चन रहता है, बल्कि ये मैथ में भी ये क्वेश्चन आता है। लीप ईयर आपका प्रोबेबिलिटी का भी पार्ट होता है। क्या है, विच इज़ नॉट अ लीप ईयर, 1200, 800, 700, 2000। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपने छोटी क्लास में पढ़ाया गया होगा लीप ईयर और सिंपल ईयर। जो ईयर 4 से डिविजुअल होते हैं वो हमारे लीप ईयर होते हैं, यही पढ़ाया गया है, और जो 4 से डिविजुअल नहीं है वो सिंपल ईयर होते हैं। चलिए, यदि मैं इसमें 4 से डिवाइड करूं तो चारों के चारों 4 से डिविजुअल हैं, तो इसका मतलब चारों ही आपके क्या हो गए, लीप ईयर हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें से केवल एक लीप ईयर है, सॉरी एक लीप ईयर नहीं है, और 4 जो बचे हुए 3 हैं वो हमारे सिंपल ईयर है, वो सॉरी लीप ईयर है, और एक हमारा सिंपल ईयर है। तो इसका कॉन्सेप्ट आप पहले समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि हम नॉर्मली पहले कोई भी ईयर लिख लेते हैं। ईयर हमारी जो होती हैं वो 4 डिजिट की होती है मोस्टली, अभी तक आगे बढ़ जाएंगी तो उसके बाद देखा जाएगा। तो सपोज हमारी जो ईयर्स हैं वो हम लिख लेते हैं x/00, ठीक है। एक तो इस फॉर्मेट में होती है, दूसरी आपकी x/00 यहाँ पे नहीं है, v कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं 2 टाइप की ईयर बना लेता हूँ, जिनके पीछे 00 लगा हुआ है और जिनके पीछे 00 नहीं लगा हुआ है, ठीक है। जिनके पीछे 00 लगा होता है वहाँ से जो कॉन्सेप्ट चलता है वो हमारा 400 का कॉन्सेप्ट चलता है,
ठीक है। और जिसके पीछे 00 नहीं लगा हुआ है उसमें केवल 4 का कॉन्सेप्ट चलता है। तो जैसे कि हमारा अभी करंट ईयर जैसे कि 2020 ये निकल के गया है, 2020 इसमें 00 नहीं है, तो हम यहाँ से 4 से डिवाइड करके देखेंगे। ये 4 से फुल्ली डिविजिबल है, इसलिए ये लीप ईयर था और 29 की फरवरी पड़ी हुई थी। जैसे कुछ साल पहले सन 2000 आया था, सन 2000, इसमें पीछे 00 है, 00 है तो हम यहाँ पे 400 का कॉन्सेप्ट चेक करेंगे। 400 से डिवाइड करेंगे यदि फुल्ली डिविजिबल है तो 2000 हमारा लीप ईयर था और उसमें जो फरवरी थी वो मेरी 29 की थी, ठीक है। आगे जो 2100 आएगा 2100, यदि मैं इसको 400 से डिवाइड करूं तो 400 से डिवाइड करूंगा तो ये फुल्ली डिविजिबल नहीं है। फुल्ली डिविजिबल का मतलब होता है कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ठीक है। तो ये फुल्ली डिविजिबल नहीं है तो ये आगे ये लीप ईयर नहीं होगा। कौन सा होगा? सिंपल ईयर होगा। सिंपल ईयर में फरवरी कितने दिन की होती है? फरवरी जो होगी वो आपकी 28 डेज की होगी, ठीक है। ये तो बड़ा आश्चर्य वाली बात हो गई, ठीक है। यदि सन 2000 अभी जो पीछे निकला हुआ था सन 2009 ना होकर ये 2100 होता तो आपको पता भी चल जाता कि हाँ ऐसा ही होता है, ठीक है। तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये होता है आपका। तो आगे चेक कर लेते हैं, जो 1200 है क्या 400 से डिविजिबल है? सबसे पहले ये देख लेंगे क्या 00 वाला कॉन्सेप्ट है। ये चारों जो ऑप्शन दिए हुए थे चारों के चारों आपके 00 के कॉन्सेप्ट से हैं। तो इसमें 400 से डिवाइड करते हैं, ये डिविजन है तो ये लीप ईयर है। 800 भी डिविजन है, ये लीप ईयर है। 700 जो है वो 400 डिविजन नहीं है तो ये लीप ईयर नहीं होगा आपका। 2000 जो है वो आपका 400 डिविजन है तो वो लीप ईयर होगा। तो इसमें से क्या पूछा गया? नॉट अ लीप ईयर। तो नॉट ए लीप ईयर कौन सी होगी आपकी? 700 हो गई, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखिएगा कि जो भी आपसे ईयर कभी पूछा जाए तो उसको 2 कॉन्सेप्ट में आप डिवाइड रखिएगा कि पीछे 00 है या नहीं है। यदि 00 होगा तो सबसे पहले हम 400 से डिवाइड करके देखते हैं और जिनके पीछे 00 नहीं होता है उनको हम केवल 4 से डिवाइड करके देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं फर्स्ट और सेकेंड और उनके बेस पे आपको कंक्लूजन निकालने होते हैं, ठीक है। ये सारे उसके क्वेश्चन होते हैं और ये निमसेट में तो बिल्कुल आते ही आते हैं, अदर एग्जाम में भी आते हैं। क्या दे रखे हैं स्टेटमेंट्स? ऑल बुक्स आर पेंसिल्स एंड ऑल पेंसिल्स आर पेन्स। तो इसका फिगर बना लेता हूँ। ऑल बुक्स, ये हमारे पास बुक्स हैं और ये क्या है? आर, जितने भी बुक्स हैं ऑल बुक्स आर पेंसिल्स। तो देखो यदि मैं पेंसिल वाला इसके ऊपर ही फिगर बना दूं तब भी ये चीज़ आपकी सही बनी रहेगी, ठीक है। तो एक तो हमारे पास यही है कि इसके ऊपर ही जस्ट मैं फिगर बना दूं। तो एक तो ये हो गया कि ये जो ऊपर इसके जस्ट बनाया हुआ है वो हमारा पेंसिल का है, ठीक है। या फिर ऐसे भी हो सकता है, ये हमारा बुक है और जो पेंसिल का है उसको ऐसे कवर कर दूं। तो जितनी भी बुक्स है हमारी ऑल बुक्स आर पेंसिल हो जाएंगी। तो दोनों ही फिगर में आपकी जो कंडीशन है वो सही बनी रहेगी। आगे दे रखा है ऑल पेंसिल्स आर पेन्स, ठीक है। तो पेंसिल और पेन की स्पेलिंग पी से ही है तो इसको मैं PENCILS पूरा लिख देता हूँ। ऑल पेंसिल्स आर पेन्स। अब इस पर बात कर लेता हूँ। तो ऐसा करता हूँ, इसका भी फिगर इसी के ऊपर यदि बना दिया जाए, ठीक है, या इससे बड़ा भी हो सकता है तो आपको केवल इसी के ऊपर देख लेता हूँ। इसी को हम फिर क्या बात करने लगे? यही पेन्स हो गए, ठीक है। ये जो फिगर है यही बुक्स है, यही पेंसिल है, यही पेन्स है। तो पूरी कंडीशन आपकी हमेशा ट्रू बनी रहेगी। ऑल बुक्स आर पेंसिल्स, आर बुक्स आर पेंसिल्स, और ऑल पेंसिल्स आर पेन, ऑल पेंसिल्स आर पेन्स। अब इधर एक फिगर और बना लेता हूँ ऐसे करके, ये आपका पेन्स का हो गया। तो ऑल बुक्स आर पेंसिल्स और ऑल पेंसिल्स आर पेन्स। तो 2 फिगर आपके तैयार हैं, ठीक। नीचे कंक्लूजन्स में हम टिक तभी लगाएंगे, टिक का मतलब वो स्टेटमेंट को सही तभी हम बोलेंगे जब वो किसी भी केस में आपका गलत साबित ना हो, ठीक है। यदि सारे केसेस में वो हमारा ट्रू रहेगा तभी उसको ट्रू मानेंगे, अदरवाइज इसको फॉल्स मानेंगे, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, कोई भी कंक्लूजन पढ़ते हैं, जैसे सपोज ए नंबर पढ़ते हैं ऑल बुक्स आर पेन्स, हम ये मानते हैं ये सही है तो हम इसको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे गलत साबित हो जाएगा वहीं पे इसको मैं क्रॉस कर दूंगा, मतलब ये गलत है, ठीक है। चलो स्टार्ट करता हूँ। ऑल बुक्स आर पेन्स, ऑल बुक्स आर पेन्स। तो इस केस में ऑल बुक्स आर पेन्स सही रहेगा। चलो अभी तक तो सही है। अब इसमें देख लेता हूँ ऑल बुक्स आर पेन्स, ठीक है। बुक्स का जो फिगर है वो पूरे पेन्स के अंदर आ रहा है तो बिल्कुल सही है। ऑल बुक्स आर पेन, ये हर कंडीशन में आपका सही रहेगा। ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। आगे क्या करें? सम पेंसिल्स आर पेन्स। तो सम पेंसिल्स आर पेन्स, तो इसमें देख लेते हैं जो पेंसिल जो सम होता है, जो सम का क्राइटेरिया होता है वो 1 से लेकर पूरा 100% तक होता है, ठीक है। तो यदि 0 रह गया तो इसका मतलब वो 9 में चला गया।
तो यदि 0 से थोड़ा सा भी यदि आपका परसेंटेज बढ़ता है और वो 100% तक यदि ऐसा फिगर रखता है तो सम का मतलब होता है, देखो ऑल का मतलब होता है 100%, नो का मतलब होता है 0%, तो 0 और 100 के बीच में होता है उसको सम बोला जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो ये क्या करें, सम पेंसिल्स आर पेन्स, तो इस वाले में कुछ ना कुछ पेंसिल्स आपकी पेन होंगी, वो आपको साफ साफ दिख रहा है। तो क्योंकि ऑल का फिगर हमने सब सेम ही बना रखा था, तो सम का जो क्राइटेरिया है वो आपका 0 से लेकर 0 से थोड़ा सा बड़ा और 100 तक चला जाता है। चलो इसमें हमारी कोई दिक्कत नहीं रहेगी अभी तक। इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या करें, सम पेंसिल्स आर पेन्स, तो इसमें जितने भी ऑल पेंसिल्स हैं वो सभी के सभी पेन्स हैं। ठीक है, तो ये 100% तक पहुंच गया है। क्लियर, तो 100% वाला भी सम के अंदर ही आपको माना जाता है, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया आपको। सी ऑप्शन में देख लेते हैं। सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि सम पेन्स आर नॉट बुक, सम पेन्स आर नॉट बुक। ठीक है, तो जैसे कि ये आपका इतना दिया हुआ है, बुक्स आपकी केवल इतनी है, तो इसके बाद इतना जो फिगर इधर बचा हुआ है इसमें से जो पेन्स होंगे वो बुक नहीं है। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये ऑप्शन अभी तक सही है। लेकिन जब इसमें आएंगे तो इसमें आपको सम पेन्स, ठीक है, सम पेन्स आर नॉट बुक, आपको कुछ पेन्स ऐसे दिखेंगे जो कि बुक ना हो, क्योंकि आपको फिगर तो पूरे बराबर ही बराबर दिए, आपको कोई भी ऐसा पेन नहीं मिलेगा जो कि बुक ना हो। तो इस कंडीशन, इस वाली फिगर के अकॉर्डिंग ये जो सी ऑप्शन है वो हमारा गलत हो गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ऑन कंक्लूजन, तो आपको ABCD सॉरी नीचे 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, तो उसमें दे रखा होगा ओनली A एंड B आर ट्रू, ओनली B ट्रू, ऑल आर ट्रू, ऐसे करके 4 ऑप्शन आपको दे रखे होंगे, उनमें से आपको टिक लगाना होगा। ठीक है, तो मुझे कंक्लूजन्स को समझाना था तो वो मैंने आपको प्रॉपर्ली समझा दिया है। ठीक है, तो और इसके क्वेश्चंस क्या करेंगे, आप किताब से उठाइए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए फिगर से सॉल्व करने की। काफ़ी स्टेटमेंट इसके रूल्स वगैरह भी होते हैं, आप रूल्स वगैरह से जाएंगे तो ये काफ़ी टफ हो जाता है। आप कोशिश कीजिए, आप फिगर से धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, आप एक ही दिन में इसको नहीं सीख सकते हैं। आप डेली 2-4 क्वेश्चन उठाइए, सॉल्व करिए, और जो भी आपको नई तरीके का क्वेश्चन दिखे उसका एक नोट्स बनाइएगा। ठीक है, कम से कम या मुश्किल से 20-25 टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसके, उन सबका एक जगह यदि नोट्स बन जाएगा तो उन्हीं को आप 2-4 बार और रिवाइज कर लीजिएगा, बस उससे आपके बाहर कुछ नहीं जाएगा। ओके, एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, BHU में आया हुआ क्वेश्चन है ये। 2 events A and B having probability 0.25 and 0.50 respectively, the probability that both A and B occur simultaneously is 0.14. The probability that neither A nor B occurs. ठीक है, फिगर बनाते हैं इसका, फिगर से काफ़ी आसान हो जाता है हमारा प्रोबेबिलिटी सॉल्व करना। ये हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ A के लिए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B के लिए है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A 0.25, ठीक है, तो ये 0.25 किसका बोला जा रहा है, ओनली A का नहीं बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है A का। ठीक है, तो ये हम यदि A नाम देते हैं, इसको B नाम देते हैं, तो ये जो पूरा फिगर है A का, इसकी जो ओवरऑल वैल्यू है वो है हमारी 0.25। इसको मैं इसलिए बाहर लिखा हुआ है, यदि यहाँ पे लिख दूंगा तो आप समझेंगे इस वाले पार्ट का है, यदि मैं इधर लिख दूंगा तो ये कॉमन पार्ट का समझेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने अलग लिख दिया, तो इसका समझिए इस वाले पूरे पार्ट का है। ऐसे B का है वो हमारा है 0.50। ठीक है, तो ये पूरा जो ये गोल गोल बना हुआ है इसकी जो पूरा वैल्यू है वो 0.50 है। बोथ A एंड B अकर साइमल्टेनियसली, तो बोथ वाला रीजन आपके लिए ये होता है, ये है आपकी वैल्यू 0.14, राइट। तो अच्छा, ये टोटल हमारी 0.25 है, ये 0.14 है, तो ये वाली वैल्यू आप समझ गए होंगे कितनी हो जाएगी आपकी 0.11, इन दोनों में से घटा दीजिए तो ये वाली हो जाएगी। अच्छा, इसका और इसका सम इतना है, तो ये वाली वैल्यू भी आप समझ गए होंगे, तो कितनी हो जाएगी 0.36। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्या बचा हुआ है हमारे पास 1 2 3, अब ये रीजन केवल बाहर वाला और बचा हुआ है, तो जो ये जो डिब्बे के अंदर जो प्रोबेबिलिटी का जो टोटल सम होता है वो होता है हमारे पास 1। तो यदि दिस प्लस दिस और यहाँ पे जो बचा हुआ है यदि उसका सम कर दिया जाए तो 1 हो जाएगा। कहने का मतलब इन तीनों को सम कर लूँ और 1 में से घटा दूँ तो ये वाले रीजन का निकल आएगा। तो इन तीनों को जोड़ लेता हूँ, तो 0.11 प्लस 0.14 प्लस 0.36, इन तीनों को जोड़ लूँगा और 1 में से माइनस कर लूँगा। तो 11 और 14 कितना होता है 25 और 36, 25 और 36, ये आपका हो जाएगा 1161, 0.61। तो आपका कितना बचा हमारे पास 0.39। तो ये वाला जो क्षेत्र है उसका आपका हो जाएगा 0.39। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है उस पर आ जाइए। पूछा जा रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर A नॉर B अकर्स, मतलब ना ही वो A और ना ही B, तो ना ही A ना ही B, तो ये जो बाहर वाला क्षेत्र होता है, ये जो यहाँ पे 0.39 जिसके आंसर लिखा हुआ है,
यही आपका नाइदर ए नॉर बी होता है। तो सीधा सीधा यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। कोई डाउट? एक बार फिगर आप सही से बना लीजिएगा और जो भी वैल्यू दे रखी पहले उनको लिखिएगा और जो बचे हुए रीजन रह गए हमारे उनमें क्या करेंगे, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करके सारी चीज़ें लिख लेंगे, ठीक है। तो एक बार ध्यान रखिएगा, जो इसका जो पूरा बड़ा वाला डिब्बा बनाया हुआ है इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है, ठीक है। 1 से ज़्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती, ये चीज़ आप जानते होंगे। ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, इन ए सर्टेन कोड 134 मीन्स गुड एंड टेस्टी, 478 मीन्स सी गुड पिक्चर्स, 729 मीन्स पिक्चर्स आर पेंट, देन सी स्टैंड्स फॉर, मतलब सी के लिए कोड कौन सा है ये आपको बताना होगा, ठीक है। अब 134 इसका मतलब ये नहीं है कि जो 1 गुड के लिए है, 3 एंड के लिए है, 4 टेस्टी के लिए, ये सीरियल वाइज नहीं दिया होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी पेपर में आते हैं आपके, तो इनका थोड़ा सा आपको चेक कैसे किया जाता है। हम पहला स्टेटमेंट उठाएंगे 134, दूसरा उठाएंगे 478, ठीक है। तो पहले इन दोनों में देख लीजिए कॉमन क्या आ रहा है, 13478 134 और 478 4 कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, गुड। देखो यहाँ पे है गुड, यहाँ पर भी है, तो आपको क्लियर हो गया होगा जो गुड का कोड है वो हमारा क्या है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इनका कोड आपका 4 हो गया, इनकी बात खत्म हो गई। अब इसको और इसको देख लेते हैं, इसमें क्या कॉमन दे रखा है, 7 कॉमन दे रखा है। जो 7 जो कोड है वो किसके लिए हो जाएगा, जो कॉमन होगा। कॉमन क्या चीज़ दे रखी है, पिक्चर्स, तो पिक्चर्स का जो कोड है वो आपका 7 हो गया। तो इसको मैं लिख देता हूँ, इसका कोड जो है वो 7 है। अब फर्स्ट और थर्ड को उठाता हूँ, तो फर्स्ट और थर्ड में आपका क्या कॉमन है, 134 एंड 729, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है जिसका कोड हमें चाहिए, वो हमारा शायद काम हो गया होगा, सी। इस वाले सेंटेंस में आ रहा है गुड और पिक्चर्स का कोड क्लियर है आपको, ठीक है। अब किसका कोड बचा हुआ है, सी का। तो सी का कोड हमारे पास इसमें केवल क्या रह गया, 8 रह गया। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। तो ऐसे आपको चाऊ माऊ टाऊ माऊ ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शन बना देते हैं, ठीक है। टिक टॉक टिक, ऐसे पिक पॉक पिक, इसका कोड ये है वो है। तो आपको बस ऐसे ही चेक करना होता है कि इन दोनों में से कॉमन क्या है, इधर कॉमन क्या है, तो उनका जो कॉमन हो जाएगा वो एक दूसरे का कोड अलॉट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही 1 2 उठा लीजिए, फिर 2 3 उठा लीजिए, ऐसे 3 1 उठा लीजिए, जितना जो कुछ होता है वो 1 राउंड हो जाता है। उसके बाद जो बचे हुए कोड्स होते हैं वो एक दूसरे को अलॉट कर दिए जाते हैं। ये एक इनक्वलिटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। दिया हुआ है मॉड ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन 2, x नॉट इक्वल टू 0, यह होना भी चाहिए क्योंकि 1 अपॉन एक्स, जो x यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, इसलिए x नॉट इक्वल टू 0 देना जरूरी था, ठीक। देन सॉल्यूशन इज, आगे बात करते हैं। अब इसकी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो देखो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। ये चीज़ आपने पहले पढ़ी होगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसकी जो वैल्यू होती है वो या तो -2 से छोटी होगी, कहने का मतलब जैसे यहाँ बना लेता हूँ -2 एंड 2। इसकी जो भी वैल्यू होती है -2 से इस साइड होती है या तो 2 से इस साइड होती है, ठीक है। और ये -2 और 2 को इंक्लूड करता है, क्यों? क्योंकि जब x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो आपको 2 वैल्यू मिल जाएगी, जब x इक्वल टू -1 पुट करोगे तो -2 वैल्यू मिल जाएगी आपको, ठीक है। और निगेटिव वैल्यूज़ के लिए हमेशा ही इसकी जो टोटल वैल्यूज होगी -2 से हमेशा छोटी ही आएंगी, पॉजिटिव वैल्यू के लिए 2 से हमेशा बड़ी आएंगी। मतलब कहने का मतलब इसका आंसर कभी भी -2 से बड़ा और 2 से छोटा, मतलब ये जो रीजन है ना इसके बीच में आंसर कभी नहीं आएगा आपका। अब इन्होंने क्या कर दिया है, इसकी मॉड वैल्यू ले ली गई है। तो मॉड वैल्यू क्या हो जाता है कि जो x इक्वल टू 0 से जो इधर का पार्ट होता है उसके इधर रेप्लिका बन जाती है। तो रेप्लिका जब बन जाएगी तो -2 वाली ये जो फिगर है और 0 के रेस्पेक्ट में इसकी रेप्लिका बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ये पलट के आपका बिल्कुल यही बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, जो ये वाली वैल्यूज हैं वो आपकी ये हो जाएंगी x प्लस 1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। क्योंकि 2 वैल्यू इंक्लूड है, यहाँ पे -2 भी इंक्लूड है, ठीक है। तो ओवरऑल ये आपका आ जाएगा। लेकिन इन्होंने जो क्वेश्चन दिया और जो मेरे पास है उसमें कितना फ़र्क है, इक्वल का फ़र्क है, राइट। तो मुझे क्या करना होगा, इस पार्ट में यदि इक्वल साइन हटाना होगा तो मुझे इसमें से कौन कौन से एलिमेंट्स हटाने होंगे, 1 और -1, क्योंकि 1 और -1 के लिए यहाँ पे इक्वल साइन आ रहा है, राइट। तो मुझे क्या करना होगा, जो डोमेन था डोमेन में से क्या क्या हटाना पड़ेगा, एक तो -1 हटाना पड़ेगा, एक 1 हटाना पड़ेगा, ठीक है। और एक 0 ऑलरेडी इसमें से पहले से गायब है, ठीक है। जो r है, r रियल नंबर है, उसमें से r 0 तो पहले ही गायब है, 0 के अलावा मुझे और क्या क्या हटाना पड़ेगा, -1 और 1 हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। पहली चीज़ को समझ लीजिए, इसकी वैल्यू x इक्वल टू 1 पर कितनी आती है, 2 आती है, और x इक्वल टू -1 पे ये -2 आती है, ठीक है। तो और जब मॉड ले लेंगे तो ये 2 और -2 दोनों +2 ही बन जाएंगे।
तो ये इक्वल जो वैल्यू है उसको हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इन दोनों वैल्यूज को x=1 और x=-1 को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। ये टाइम वर्क का क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, 8 men and 12 boys can do a piece of work in 10 days and the same work 6 men and 8 boys in 14 days। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ, देन इन हाउ मेनी डेज 1 man can do the same work। इस क्वेश्चन का टाइप समझ लीजिए, जब भी आपको मैन और बॉयज़, मैन और वोमेन या बॉयज़ या वोमेन, इनका कॉम्बिनेशन एक ग्रुप बनता है और वो ग्रुप किसी काम को इतने दिन में करता है। ठीक है, और क्या करते हैं, ये जो मैन और बॉयज़ हैं, फिर अगले से जो स्टेटमेंट है उसमें भी वही मैन और बॉयज़ हैं। ठीक है, और उनकी जो क्वांटिटी है वो आपकी चेंज हो रही है, तो नंबर ऑफ डेज भी आपके चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन है तो उसको कैसे करते हैं, उसका थोड़ा सा ये ट्रिक समझ लीजिए। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ब्रैकेट बना लेते हैं और ये यहाँ पे मैन कर लेता हूँ और एक ब्रैकेट और बना लेता हूँ, दूसरा क्या दे रखा है, बॉयज़। ओके, यहाँ पे 8 मैन दे रखा है, 8 मैन 10 डेज, तो 8 × 10, 12 बॉयज़ 10 डेज, तो 12 × 10, और यहाँ पे डिफरेंस का साइन लगाएंगे, माइनस का नहीं लगाएंगे। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, 6 मैन 14 डेज, 8 बॉयज़ 14 डेज। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, 10 × 8 80 होता है, डिफरेंस में 14 × 84 होता है, इक्वल टू 12 दाएँ 120, डिफरेंस में 14 × 8 पढ़ा नहीं आता है मुझे, 112 होता है। डिफरेंस निकालेंगे तो 4 मैन इक्वल टू, यहाँ पे डिफरेंस आप देख रहे होंगे 120 12 8 बॉयज़। ठीक है, तो यहाँ से देख रहे होंगे आप कि जो 1 मैन है वो कितने के इक्वल हो जाएगा, 4 × 2 = 2 बॉयज़ के। मतलब कहने का मतलब ये हो गया, यदि जितना काम एक आदमी करता है, यदि एक आदमी के बदले मुझे लड़के लगाने पड़े, उसके लिए मुझे 2 लड़के लगाने पड़ेंगे, तब उतना बराबर का काम कर पाएंगे। ठीक है, मतलब 2 लड़कों की कार्य करने की क्षमता एक आदमी के कार्य करने की क्षमता के इक्वल है। ठीक है, तो मुझे कहने का मतलब मुझे कार्य की क्षमताएं आपको फाइंड आउट करनी है। तो मैन की कार्य की क्षमता और बॉय की कार्य की क्षमता का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो जब ये आपको फाइंड आउट हो गया तो हम इसमें से क्या करेंगे, इसमें से कोई एक स्टेटमेंट उठा लीजिए, चाहे पहला वाला ले लीजिए चाहे दूसरा वाला ले लीजिए। तो यहाँ पे दे रखा था 6 मैन एंड 12 बॉयज़, ये कोई काम जो है वो कितने दिन में करते हैं, 10 डेज में करते हैं। कोई बात नहीं, अब क्या करते हैं, इस पूरे डेटा को हम मैन में चेंज कर लें या तो बॉयज़ में चेंज कर लें। ठीक है, लेकिन हम करेंगे क्या कि क्वेश्चन किस में पूछा जा रहा है उसमें चेंज कर लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। आपसे पूछा जा रहा है 1 मैन कैन डू द सेम वर्क, तो मैन में आप कन्वर्ट कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये 6 मैन है हमारे ऑलरेडी, प्लस 12 बॉयज़, तो 12 बॉयज़ 2 बॉयज़ 1 के बराबर है, तो 12 बॉयज़ के कितने मैन के बराबर होंगे, 6 मैन के इक्वल होंगे। तो काम तो अभी उतना ही है, केवल मैंने क्या किया, केवल बॉयज़ को बदले मैन लगा दिए। ठीक है, तो दिन अभी उतने ही लेंगे। ये टोटल हो गए हमारे पास 12 मैन। तो 12 मैन जो हैं वो भी अभी आपके 10 ही डेज ले रहे हैं, डेटा मैंने अभी कुछ चेंज नहीं किया है। अब 12 आदमी मिलकर कोई काम 10 दिन में करते हैं। ठीक है, तो एक अकेला आदमी, क्यों, क्योंकि आप एक ही आदमी को पूछा जा रहा है आपसे, तो एक अकेला जो आदमी होगा वो काम करने के लिए ज़्यादा दिन लेगा या कम दिन लेगा, तो अभी उसका ज़्यादा दिन लेगा। तो जो 10 जो है, ठीक है, तो उसमें क्या करना होगा, या तो 12 का मल्टीप्लाई करना होगा या तो 12 से डिवाइड करना होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यदि मुझे आंसर ज़्यादा चाहिए तो मल्टीप्लाई ही करना होगा। तो 10 × 12, तो दिस इज 120 डेज। तो 120 डेज आंसर है, बिल्कुल नहीं है इसमें। कहाँ पर मिस्टेक हुई हमारी, मिस्टेक हो गई है 8 मैन, यहाँ पे मैंने 6 मैन कर दिया था, तो यहाँ पे थोड़ा सही कर लेते हैं। ये 8 मैन है, ये 8 मैन है, तो ये 8 और 6 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो इधर 14 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 140 आंसर हो जाएगा आपका। अब तो आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा है, 140 आंसर है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें दिया हुआ है ए मैन गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न बैक इन 2 hours and 45 मिनट। इतना समय लगा उसको, क्या कि मतलब कि यहाँ तक 12 किलोमीटर तक गया और फिर इधर से 12 किलोमीटर ये वापस आया। ठीक है, तो टोटल कितना चला, 12 किलोमीटर एंड अगेन 12 किलोमीटर, तो कुल मिला के कितना हो गया, 24 किलोमीटर, इतना वो टोटल चला है। और समय कितना लगा उसको, तो टोटल समय इसको कवर करने में लगा है वो 2 hour and 45 मिनट, इतना समय लगा हुआ है। और क्या कह रहा है, इफ़ द स्पीड ऑफ द बोट इज 11, तो बोट की जो स्पीड है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि स्पीड ऑफ बोट कितना दे रखा है, 11 किलोमीटर पर आवर।
फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है। तो ये बोट है, ये हमारी स्ट्रीम है। तो जैसे कि जिधर हमारा स्ट्रीम बह रहा है, मतलब जिधर बहाव है नदी का, उधरी साइड हमारी नाव बह रही है, और नाव की स्पीड कुछ ना कुछ होगी और पानी की स्पीड अपने आप में कुछ होती है। तो जब दोनों एक ही दिशा में बहते हैं तो उस केस में दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। जैसे सपोज हमारी बोट की SB है और स्ट्रीम की SS है, तो इन दोनों का उस टाइम क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा। और जब लौटते टाइम होगा तो लौटते टाइम सिचुएशन कैसी हो जाएगी, ये तो इधर आ रही है, मतलब पानी इधर बह रहा है और नाव आपकी इधर आ रही है, तो क्या हो जाएगा, आपको जो यहाँ पर एक दूसरे की जो वेलोसिटी है वो एक दूसरे के अपोजिट है, और इसकी स्पीड को वो कम करने की कोशिश करेगी, ठीक है। आप जैसे नाव कभी बैठे होंगे तो आप चीज़ को देखा भी होगा कि जब उल्टे बातें है तो जो नाविक होता है उसको काफ़ी फोर्स लगाना पड़ता है उल्टी डायरेक्शन में चलने के लिए, और स्पीड भी आपकी कम रहती है। और जब नदी के बहाव में चलना होता है तो वहाँ पे क्या होता है, उसको पतवार कम प्रेशराइज करनी होती है और अपने आप चलती चली जाती है नाव, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। तो इसमें क्या करनी होगी, जो इस बोट की स्पीड है और धारा की स्पीड है उसके एक दूसरे को सब्सट्रैक्ट करना होगा। यदि बोट की स्पीड ज़्यादा होगी तभी वो वापस लौट पाएगा, यदि बोट की स्पीड कम होगी तो क्या हो जाएगी, नाव उल्टी ही डायरेक्शन में चली जाएगी जिधर धारा बह रही होगी। तो इसलिए बोट की स्पीड धारा की स्पीड से हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बोट की स्पीड 11 है, तो स्ट्रीम की स्पीड आप समझ गए होंगे 11 से कम ही होगी, तो 11 से कम यहाँ पे सारे ही ऑप्शन है, ठीक है। चलो आगे कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जब 12 किलोमीटर इस साइड गया था तब स्पीड आपकी कितनी थी, SB आपको दे रखा है 11, तो 11, और चलो इसको SS ही लिख लेते हैं। और जब इधर से आया था तब ये 11 माइनस SS, ठीक है। तो आप समय कैसे निकालते हो, समय दूरी बटा चाल से आप समय निकाल लेते हो। तो दूरी है हमारी 12 और चाल है 11 प्लस SS, 11 प्लस SS, केवल ऐसे ही लिख ले, काम चल जाएगा हमारा। तो यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि दूसरा हमारा कोई वेरिएबल नहीं है इसलिए परेशान ना होना। तो दूसरा क्या है, जब ये इधर से 12 किलोमीटर चला तब इसकी स्पीड कितनी थी, 11 माइनस S। टोटल टाइम कितना लगा, दिस प्लस दिस, तो टोटल टाइम लगा था हमारे पास 2 आवर एंड 45 मिनट। तो 2 आवर को पूरा लिख लिया, और जो 45 मिनट होता है, 45 मिनट होता है मतलब जैसे 15 मिनट के दिए 1 घंटे को बांटा जाए तो 4 हिस्सों में बटेगा, तो 45 मिनट कितने हिस्से आएंगे, 3 हिस्से आएंगे हमारे। तो ये कितना हो जाएगा, 3/4। तो 3/4 को सही से लिख लीजिए, 4 दूनी 8 = 11/4, ठीक है। तो अब क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 मेरा कॉमन आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, A² माइनस B² के अकॉर्डिंग ये 121 माइनस S², ओके। अब ये क्या हो जाएगा, 11 माइनस S प्लस 11 प्लस S = 11/4। तो S से S ये वाला कट गया, अब इधर ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12, ये 4 इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज 11 × 121 माइनस S²। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। इसमें भी 11 प्लस 11 ये और बचा हुआ है, ये कितना हो गया 22, वो भी इधर ही मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, 11 2 या 22 होता है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 12 दूनी 24, 24 चौकू 96, 96 = 121 माइनस S²। तो यहाँ से S² इधर कर लेते हैं, तो यहाँ से मिलेगा S² = 25। तो यहाँ से S की वैल्यू +-25, ठीक है। तो स्ट्रीम की जो स्पीड होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, कैसी होगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो S की वैल्यू यहाँ पे क्या लेना होगा आपको, 5, ओके। तो S की वैल्यू 5 किस ऑप्शन आपको दे रखा है, D ऑप्शन में दिया हुआ है। एक लॉग का क्वेश्चन और दिया हुआ है, log A/B - C = log B/C - A = log C/A - B। और एक यहाँ पे एक कुछ टर्म दे रखे हैं, इनकी टोटल वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बतानी है। तो जब भी 2 इक्वल वगैरह में क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसको हमेशा ही क्या कर लेते हैं, आपको K के बराबर मान लिया जाता है, ठीक है। तो इसको K के बराबर मान लेंगे, तो दिस = दिस, तो यहाँ से आपको log A की वैल्यू पता चल जाएगी। तो log A = K ऑफ B माइनस C। तो A = क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस यदि E मान लेते हैं तो E की पावर K B माइनस C, ठीक है। तो ऐसे B = क्या निकल आएगा इस वाले पार्ट से, E की पावर K C माइनस A, और C = आपको क्या निकल आएगा इस लास्ट वाले पार्ट से, E की पावर K A माइनस B।
अब ए बी सी तीनों पता चल गए। तो जो नीचे वाले पार्ट हैं ए बी सी, इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, ऊपर वाले को मैं टच नहीं करूँगा। तो ये ए की पावर बी प्लस सी, ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे आगे भी लिख लेता हूँ, बी की पावर सी प्लस ए इंटू सी की पावर ए प्लस बी। तो ए की वैल्यू ई की पावर कितना है, के बी माइनस सी, तो यहाँ पे यदि रिप्लेस किया जाएगा तो ई की पावर के बी माइनस सी, और ये वाला इसके साथ पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो बी प्लस सी। ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई की पावर के सी माइनस का ए और सी प्लस ए। और लास्ट वाला पार्ट कितना हो जाएगा आपका, ई की पावर के ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो दिस इज इक्वल टू ई की पावर ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर। अब ई बेस ई बेस ई बेस ई, तो पावर आपकी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और ऐसे इनको भी आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो के सी स्क्वायर हो जाएगा प्लस के सी स्क्वायर माइनस का के ए स्क्वायर, इस वाले से क्या आ जाएगा, प्लस ऑफ के ए स्क्वायर माइनस ऑफ के बी स्क्वायर। यहाँ पे जितने भी लिखे हुए हैं सारे सारे कट जाएंगे, के बी स्क्वायर के सी स्क्वायर से कट जाएगा, के ए स्क्वायर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या हमारे पास, ई की पावर जीरो। ई की पावर जीरो क्या होता है, 1, ऑप्शन नंबर ए।